स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जो मैंने पीसी अभी रिसेंटली बनाया, लाइव स्ट्रीम पे बनाया, जो आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम, नीचे लिंक कर दिया हूं। और उसके सारे पार्ट्स कंपोनेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या क्या चुना, क्यों क्यों चुना। तो सबसे पहले मैं हमेशा क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं इसीलिए किसी को नहीं बताता कि क्या उनको खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरतों का नहीं पता, मतलब कि आपको क्या चाहिए वो मुझे नहीं पता, तो मैं गेस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे समझिए कि मेरा क्या टारगेट था। मेरा टारगेट था कि बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। इसका ये मतलब नहीं होता कि सबसे सस्ता ले लो। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि जितना पैसा आप दे रहे हैं उसमें काफ़ी हॉर्स पावर मिल जाना चाहिए, ना ही बहुत कम लगना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दाम के मामले में कॉस्ट इफेक्टिव के पीछे मैं भाग रहा था। तो टारगेट था अराउंड 2 लाख के आसपास, तो 2,25,000 हो गया ग्रैंड टोटल, जिसको अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो $2,700 होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना डॉलर आप लेके यूएस में जाते हैं तो इससे ज़्यादा बेटर बढ़िया कंप्यूटर मिल जाएगा। और अगर जैसे आप यही 2,50,000 लेके अगर पाकिस्तान चले जाते हैं, 2 लाख में तो वहाँ सिर्फ जीपीयू मिलेगा। तो समझने वाली बात होती है, इसलिए नंबर के पीछे उतना ज़्यादा ना भागे। मैं दोनों को शेयर ज़रूर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रहे। तो बात था कि मेरा कोर फोकस क्या है, क्या चाहिए मुझे। सबसे पहला चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी। ऐसा क्यों है? बात है कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ बिजली उतनी अच्छी नहीं है। तो साइड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजली भागती है, वो ठीक है, वो समझ आया, लेकिन बात है वोल्टेज भी कई बार कम आता है। तो मुझे इस तरह के बड़ा इन्वर्टर मेरा लगा हुआ है, यही लुमिनस का अराउंड 2 केवीए का, जो कि अराउंड 1600 वाट का लोड संभाल सकता है। उसमें 2 बैटरी है, लुमिनस का बैटरी नहीं, वो था खराब हो गया। एक्साइड का 2 बैटरी लगा हुआ है 200 एम्प पावर का। तो वो मेरा पहला लाइन ऑफ डिफेंस है कि लाइन भागा तो ये संभाल लेगा। साइड इफेक्ट, क्योंकि जो भी इस तरह के आते हैं इन्वर्टर कम यूपीएस, वो लाइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। यानी कि अगर आपका कम वोल्टेज आ रहा है, वो इक्विपमेंट में कम वोल्टेज भेज देगा, कुछ करता नहीं है, चाहे आप पीछे का यूपीएस स्विच ही क्यों ना ऑन कर दें। वो यूपीएस स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही लो वोल्टेज डिटेक्ट करेगा कट कर देगा। छेड़खानी नहीं कर रहा है। और बात है कि इतना बार वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है कि अगर मैं यूपीएस में रखूँ डिस्चार्ज ही रहेगा वो हर टाइम, क्योंकि भैया लाइन आ ही नहीं रहा है। तो ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद दूसरा डिफेंस है मेरा बैकअप यूपीएस, ये जो एपीसी का। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, हर यूपीएस का, चाहे लिनक्स बोल रहा हूँ, लुमिनस का ही यूपीएस अगर आप लेते हैं, यूपीएस होता है लाइन इंटरएक्टिव, यानी कि जो बिजली आ रहा है ये एक स्टेबलाइजर के तौर पे कर रहा है। तो बोले आप क्यों नहीं स्टेबलाइजर लगा सकते? बात है आप लगाओगे कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होगा। स्टेबलाइजर उतना तेजी से स्विच नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर पाता। तो करता ये है कि स्विच करता है, बैटरी पे चलाने लगता है, फिर जब स्विच कंप्लीट हो जाता है तब वापस काट के करता है। तो ये मेरा इतना फचांग लगता है सिर्फ कंप्यूटर चलाने के। इसीलिए बिजली में मैं, भले मान लीजिए कोई मेरे को बोलता है भैया तुम 5 लाख का कंप्यूटर बनाओ, तब भी मुझे एनर्जी एफिशिएंसी के पीछे ही भागना है, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। और दूसरा है कि ये बात भी होता है कि आप बिजली का पैसा 2 तरफ से दे सकते हो। जैसे कि मेरे ये जो हॉल है जहाँ पे मैं सारा काम करता हूँ, ये एयर कंडीशनड है। तो अगर मेरा कंप्यूटर ज़्यादा बिजली खाने लगा, मेरा एयर कंडीशन को उतना ही गर्मी निकालने के लिए एनर्जी डालना पड़ेगा, तो मैं 2 तरफा पे करूँगा। ये मैंने एएमडी के रिव्यू में, रिसेंटली रिव्यू में बताया था कि कंप्यूटर अगर आप खास तौर पे बना रहे हैं कंपनीज़ के लिए, तो ये सब पे बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि मान लिया आप बना लिए गए परफॉर्मेंस है, लेकिन बहुत बिजली खा रहा है, पहले बिजली का बिल ही आपका बैंड बजाएगा, प्लस एयर कंडीशन का भी बिल आपका बैंड बजाने लगेगा। इसीलिए मेरा कोर फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा ताकत, कम से कम बिजली में, ये मेरा फोकस था। वही बोल रहे हैं कि मेरे पास लिमिटेड बैकअप है और बैड पावर है, तो जो है उसके हिसाब से ही ना एडजस्ट करेंगे। और मेरा मेन काम होता है वीडियो रेंडरिंग, लाइव स्ट्रीमिंग करना है। तो वीडियो रेंडरिंग ज़्यादा मैं कुछ खास करता नहीं हूँ। वीडियोस निकलते हैं, कैमरा से निकलता है, वहाँ जाता है, कट होता है, काम खत्म, रेंडर करना है। वो रेंडर को मैं घटाना चाहता हूँ। कितना घटा? जो समझिए जो रेंडरिंग मेरा पुराने कंप्यूटर में 30 मिनट्स में होता, वो करंट कंप्यूटर में हो रहा है 6 मिनट में। तो और रहा बात की अगर मैं 4K करूँ और ज़्यादा बड़ा बिट रेट करूँ, और बड़ा अंतर आएगा। यानी कि पुराना कंप्यूटर 4-5 घंटा ले लेगा, नया वाला बोलेगा भैया 1 घंटे में निपटा देंगे। जितना ज़्यादा आप हॉर्स पावर बढ़ाते हैं तो उतना ज़्यादा लोड भी देना होता है, तभी अंतर पता चलेगा। हल्का काम के लिए उतना बड़ा अंतर नहीं आता, समझ रहे हैं? उसको थ्रूपुट जो है लिमिटेड हो जाता है। तो वीडियो रेंडरिंग, लाइव स्ट्रीमिंग तो मैं हर सैटरडे करता हूँ। और टारगेट है होपफुली इतना हॉर्स पावर रहे कि मैं गेम स्ट्रीमिंग भी कल को कर पाऊँ। मैंने एक बार ट्राई किया था गेम स्ट्रीमिंग करने का कि मैं राफ्ट खेल रहा था। राफ्ट जो कि बहुत हल्का गेम है इसके मामले में, अगर आप देखें तो विजुअल फाइडेलिटी के मामले बहुत हल्का गेम है। मेरा कंप्यूटर बोला भाई हमसे नहीं हो पाएगा। मैं भैया के कंप्यूटर से वो दे दिया, भैया को दे दिया स्ट्रीम की, ताकि वो शेयर कर सके। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सब मेरा ज़रूरत था। वीडियो रेंडरिंग हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, होपफुली इतना हॉर्स पावर हो कि मैं गेमिंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर पाऊँ। अभी नहीं कर सकता था। तो ये सब टारगेट के साथ, अब बिजली का लिमिटेशन के साथ मैं कूदा। ये है मेरा कैबिनेट कॉर्सर का जो मैंने लिया है, D400। तो बात करते हैं सबसे पहला प्रोसेसर का, यानी कि इस पापा का,
इसका। तो ये प्रोसेसर है Ryzen 9 7900 X नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, नॉन X है। तो ऐसा क्यों? ये है 12 कोर, मैं आया हूँ 4 कोर से। तो 12 कोर 24 थ्रेड, 4 कोर 8 थ्रेड से, तो बहुत बड़ा जंप है, मतलब समझिए 3 गुने का जंप है। और इसका दाम मुझे जिस टाइम पड़ा, तो इंडिया में अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $5 to $4 का पड़ गया हमको, जो कि बाहर सब जगह देखेंगे तो $400 से ही दिखा रहा है दाम। तो वही समझिए। और रहा बात कि इसका दूसरा एक फ़ायदा है कि अगर आप AMD का X लेते हैं उसमें कभी भी कूलर नहीं देगा, सिर्फ नॉन X में कूलर देते हैं। यानी ये जो बक्सा इतना बड़ा इसलिए है कि इसमें कूलर आता था, वो कूलर मैंने लगाया और उसी पे चल रहा है कंप्यूटर, मुझे अलग से कूलर का पैसा नहीं देना पड़ा। मतलब कि अगर आप लेंगे तो पतला सा बॉक्स आता है जिसमें आपको ऐसे प्रोसेसर मिलेगा और एक बड़ा सा बॉक्स आएगा जिसमें आपको कूलर मिलता है। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि मेरा दो तरफ से पैसा बच रहा है। पहला तो मतलब मुझे प्रोसेसर लिया, कूलर के लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और जो कूलर दे रहे हैं वो भी अच्छा खासा देते हैं। कूलर मास्टर का AMD रेथ प्रिज्म है, उसमें RGB LED हुलुलुलु भी सब है, तो उसको भी कंट्रोल करके ऑफ करना पड़ा। तो मिल क्या रहा है मुझे इसमें? रहा बात कि मैं बहुत पहले बाद कंप्यूटर जंप कर रहा हूँ, मतलब कि ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद मैं कंप्यूटर जंप मार रहा हूँ। तो मैं AM5 में कूद रहा हूँ, मेरा AM3 था, मैं AM5 में कूद रहा हूँ, DDR5 में DDR3 से कूद रहा हूँ, PCI 3.0 से PCI 5.0 में कूद रहा हूँ। और ये इसका बहुत अच्छा बात है AMD का कि इसमें iGPU दे दिया गया है। रहा बात कि ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगता कि इंटीग्रेटेड GPU आप क्यों दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप कुछ करना चाहो, जैसे कि आप अपने प्रोसेसर को NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज में बनाना चाहो, या अपने प्रोसेसर को आप एक तो का राउटर में बदलना चाहो, हमेशा लोग इंटेल प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें iGPU होता था। और मान लीजिए किसी कारण से आपका GPU रिप्लेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी कारण से GPU लटका, आप शुद्ध लटक जाएंगे, जबकि 90% हॉर्स पावर है आपके पास काम करने का। तो iGPU दे देने से ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी कारण से आपका GPU लटका, तो आप लटक नहीं जाएंगे। और मैं जो करता हूं तो ऑलमोस्ट कर भी लूंगा, गेम बस नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पैकेज डील मिल रहा था। अब रहा बात कि सब लोग घूम फिर के मुंह खोलते हैं इंटेल इंटेल इंटेल, यानी कि जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, उनका चांसेस है कि बहुत टाइम से इंटेल टॉप पे था। ये बात एकदम सही है। पिछले 10 साल से, यानी कि जिस टाइम मैंने कंप्यूटर लिया था FX 8350, वो सबसे खराब AMD का प्रोसेसर था। मैंने गलती कर दिया था उसको लेने टाइम, बट होता है, गलती से ही आप सीखते हैं। उस टाइम से अभी तक में इंटेल काफ़ी टाइम तक आगे रहा था, लेकिन जैसे ही राइजन का लॉन्च हुआ, FX 350 के बाद लॉन्च हुआ था उसका, जैसे ही लॉन्च हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी में AMD आगे आने लगा। और ये बात कर रहा हूँ राइजन का फर्स्ट 1000 में, फिर राइजन 2000 आया, 3000 में वो आगे बढ़ने लगा, 5000 जहाँ आया AMD राइजन का, वो धोने लगा इंटेल को। प्रोडक्टिविटी में तो वो बहुत आगे था ही, लेकिन गेमिंग में भी धोने लग गया। फिर जब 7000 आया, अब जेन्युइनली इंटेल के पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि वाव है। अब रहा बात, क्या इंटेल का कोई प्रोसेसर, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं इंटेल i9, कहाँ गया i9 3900K, जिसका बिल में मैं बात करूँगा कितना आएगा, वो अगर आप लेते हैं जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर, 16 इफिशिएंसी कोर, वो लेते हैं, कितना उसमें प्रोसेसिंग पावर है? जितना इसमें है इससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब रहा बात कि मैं क्यों लिया इसको 7900 को, क्योंकि एनर्जी इफिशिएंसी, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि अगर मैं आपको एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दूं कि लो भैया 1 यूनिट बिजली है, इसमें तुम कितना काम कर सकते हो, AMD यहाँ पे आता है, इंटेल का जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस आता है वो यहाँ आता है। और अगर मैं इसको 7900 को X के जैसा चलाना चाहूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि और हॉर्स पावर मिले, मैं उसे प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव है, जिसमें होता है कि आप पावर टारगेट खोल देते हैं। जनरली नहीं खोलना, मतलब अगर मैं नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि मैं इस पे चल रहा हूँ बॉक्स कूलर पे। आप अगर ढंग का लिक्विड कूलर लगा दें तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि तब उसका TDP बढ़ जाता है। तब भी वो इंटेल से, मतलब समझ लीजिए कि सब AMD ऊपर है। i5 के लेवल का ये बिजली खाता है और i9 को धोने वाला परफॉर्मेंस देता है। तो बिजली के मामले में आप देखेंगे कि क्या इंटेल का कोई प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर है? हाँ, थोड़ा सा, मतलब ग्राफ में आप देखेंगे थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन बिजली का अंतर देखेंगे, ये दूसरा है। ये मैंने एक यूट्यूबर का दे दिया, नीचे वीडियो है, ये दूसरा यूट्यूबर का है। आप देख लीजिए, ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं, ये है मतलब इसका, यानी समझिए 95 वॉट के नीचे क्योंकि इसका TDP लॉक है 95 पे, वो आप खोल सकते हैं। ऐसा मतलब इंटेल जैसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ओवरक्लॉकिंग बैन है, वैसा नहीं है, आप खोल सकते हैं। बस उसको वो आपको ट्रिगर करना होगा मदरबोर्ड में, PBO, मतलब मेरे मदरबोर्ड में एक सेटिंग है, मैं जाके खोल दूँ तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, लेकिन बिजली ज़्यादा खाने लगेगा, गर्मी ज़्यादा करने लगेगा। मुझे वो नहीं चाहिए। जितना इसका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, और बोल रहा हूँ मैं कहाँ मतलब 30 मिनट का काम 6 मिनट में कर रहा हूँ, मुझे उतना रोना नहीं है, लेकिन बिजली मुझे बचाना है। तो देखिए, ये है बिजली, और इसमें बाकी सारे
हमारे AMD है, जैसे ही आप उसका वो बढ़ाते देखिए वो 13.8 यूनिट में काम कर रहा है, वो 26.7 पे काम करने लगेगा अगर आप खोल देते हैं, एक्स सीरीज जैसा बिहेव कराते हैं तो उस सब का पावर कैप जो है 200 वाट से ऊपर चला जाता है। इंटेल कहाँ पे, इंटेल 350 के ऊपर का सर्ज मार देता है और आराम से 290 वाट पे वो सस्टेन रखता है। इसीलिए मैं नहीं ले सकता था इंटेल। मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था काफ़ी, लेकिन काफ़ी लोग लगता समझे नहीं कि कहने को इसमें कोर है, कहने को कुछ है। भाई अब मैं बिल से लूट जाऊंगा। पहली बात तो बिजली बिल ही लूट लेगा, मेरा यूपीएस भी बोलेगा भैया नहीं होगा, लाइन भागा तो तुरंत हमको बंद करना पड़ जाएगा, बड़का बड़का बैटरी भी बोलेगा भैया हम तुरंत डिस्चार्ज हो जाएंगे, और मेरा एसी बोलेगा एक काम करो सर आप डबल बिल करो। तो इसीलिए मैं बार बोलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए। और रहा बात कि क्या इंटेल लेना चाहिए, अब रहा बात कि आप कभी कभार गेम खेलते हो, जैसे कि मान लिया आप जॉब कर रहे हो, आके बहुत हुआ तो आप 1 घंटा खेलते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। उस तरह के लोगों के लिए इंटेल लेना अभी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, यानी जिनका कंप्यूटर कई घंटे चलेगा, यानी 9 घंटा 10 घंटा, या ऑफिस में आप बात कर रहे हो, तो अगर आप इंटेल लिए आपका बिजली बिल बैंड बजा देगा और बोलेगा टाइम बचेगा। थोड़ा सा बचता है, पावर ड्रॉ में गैप जो है कई गुने का है, और ये मतलब परफॉर्मेंस में परसेंटेज का गैप है। क्या थोड़ा सा बेटर है ये, मतलब समझ लीजिए आपका i9 13900 के, हाँ, लेकिन क्या उतना बेटर है कि जितना ज़्यादा बिजली खा रहा है? नहीं सर, वह इतना नहीं है। इसीलिए शुद्ध से, शांति से, बिना दिमाग खराब किए मुझे यही लेना था। इसीलिए मतलब जो लोग इंटेल बोल रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे एनर्जी इफिशिएंसी चाहिए। और बोल रहा हूँ अगर आप ऑफिस में, और सारे लोग ऑफिस में धीरे धीरे राइजन ले रहे हैं, राइजन 5000 में भी रिलीज़ किया था नॉन एक्स, लेकिन वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ OEM के लिए था, यानी आपके लिनोवो हो गया, HP हो गया, डेल हो गया, ये सब के लिए हो गया था। ये पहली बार है कि नॉन मतलब समझिए ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट पार्ट पब्लिक को मिल रहा है, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। ये हुआ मेरा प्रोसेसर। अब बात करते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में यहाँ AMD थोड़ा पता नहीं क्या फूक लिया था, तो उन्होंने चिपसेट बनाया X670, नया चिपसेट है, लेकिन उसका नामंग बहुत उठटांगे। चिपसेट 9 ये मतलब 670 ही है, लेकिन उसमें 2 वेरिएंट है, 670 और 670E। क्या मतलब है मतलब अलग से उसको 671 कर दे, 672 कर दे, वैसा नहीं है। तो बात यह है कि मैंने ये मदरबोर्ड लिया, यानी कि ये मदरबोर्ड मैंने ले लिया टफ वाला। तो बात है कि यहाँ पे मैंने थोड़ा मतलब जैसे प्रोसेसर में मैंने लिया जो सबसे ऑप्टिमम था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पैसा ज़्यादा खर्च किया हूँ। क्या इससे कम दाम में काम हो जाता आराम से बिना कोई दिक्कत के, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा कंट्रोल नहीं किया अपने आप, यहाँ को मैंने अपने को थोड़ा बहने दिया। लगभग 32,000 का आता, या थोड़ा सा ज़्यादा देते तो मुझे वाईफाई वाला मिल जाता। मैंने नॉन वाईफाई लिया, कोई ज़रूरत नहीं था वाईफाई का, तो ठीक है ले लिया। अब रहा बात कि इसको डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, $390 पड़ता है इंडिया में। तो बात है इसमें क्यों इतना मैंने खर्च किया। सबसे बड़ा बात है कि इसमें ये जो स्लॉट दिख रहे हैं, यानी जहां मैं GPU लगा रहा हूं, वो है PCI 5.0। प्रोसेसर PCI 5.0 है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर आपका चिपसेट डंप नहीं कर पाता। यानी कि क्या B सीरीज के मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, लेकिन PCI 5.0 नहीं मिलेगा। और मतलब ये समझिए 670 में ही लेते हैं तो उसमें PCI आपको सिर्फ इसमें मिलेगा M.2 में। तो ये मदरबोर्ड का फ़ायदा ये है कि इसमें M.2 में हमको 5.0 मिल रहा है, यानी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड के SSD आएंगे, वो मैं लगा सकता हूँ। दूसरा जो डायरेक्ट मेमोरी स्टोरेज जो वीडियो गेम्स में आने वाला है, आने वाला क्या 1-2 गेम्स ऑलरेडी पहुँच गया है, वो टेक्नोलॉजी जब ज़्यादा PCI डिमांड करेगी SSD से, तो ये मदरबोर्ड बोले भाई हम संभाल लेंगे, लोड मत लो। और ये जो 670 है, इन्होंने ट्रिक ये लगाया कि 2 चिपसेट प्रोसेसर है, एक नहीं है। एक कोशिश की गई थी, लेकिन बात है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा बिल खाने लगता है, मतलब गर्म हो जाता है। तो साइड इफेक्ट आप ध्यान दीजिए कि 5000 सीरीज़ के मदरबोर्ड में और इंटेल के भी बहुत सारे मदरबोर्ड में, सब में नहीं है, बहुत में है, उसमें फ़ैन लगाना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। साइड इफेक्ट फ़ैन खराब होता है, छोटा कस्टम फ़ैन है, खराब हो जाता है। यहाँ पे इस हीट सिंक के नीचे मतलब ये वाला है हीट सिंक, उसके नीचे 2 चिपसेट चिप दे दिया गया है, और एक चिपसेट आपका चला रहा है 5.0 वाला NVMe स्लॉट, दूसरा 5.0 16x स्लॉट। ये कारण है इस बोर्ड का इतना दाम होने का। मुझे यानी कि आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी मेरे पास 4000 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड है, कल को 5000 आएगा और बहुत अच्छा चांस है कि वो PCI 5.0 होगा। मेरा मदरबोर्ड बोलेगा भैया लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद वाला और बोलेंगे PCI 5 अभी आया है, तो एटलीस्ट 4-5 जनरेशन तक वो रहेगा। 4-5 नहीं तो 3 तक तो बिना टेंशन के रहना है उसको। तो मेरा मदरबोर्ड 3 जनरेशन आगे तक का सोच के है, भाई टेंशन मत लो, लोड मत लो। रैम के मामले में, रैम भी 4 स्लॉट दिया है, यानी मैं काफ़ी बड़ा लगा सकता हूँ, और 6000 से ऊपर तक ये जा सकता है। क्लॉक के मामले में उतनी की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AMD का जो 7000 है
उसके लिए 6000 हर्ट्स काफ़ी है। मतलब इसका अगर मैं पढ़ के बताऊँ आपको, लिखा रहता है मेमोरी कितना ऊपर तक जा सकता है। अगर आप फुल ओवरक्लॉक कर देते हैं, पागल जैसा भागने लगते हैं, 6400 तक जा सकता है। उतने की ज़रूरत नहीं है, 6000 क्योंकि बोले ऑप्टिमम है, तो उतना काम आराम से हो जाएगा। और इसमें जो ईथरनेट का पोर्ट दिया गया है वो है 2.5 Gbps, तो थैंकफुली 1 Gbps से ऊपर आ गए हैं आजकल। और इसमें एक ठो USB-C है जो 20 Gbps है। 4 ठो USB नॉर्मल USB पोर्ट है जो कि 10 Gbps है, और बाकी सारे 5 Gbps हैं। इसमें इतना USB-C पोर्ट है कि मैं जब कीबोर्ड माउस लगाने का सोच रहा था तो मैंने सोचा कि नॉर्मल किसी USB 2 में लगा दे, है ही नहीं सर। आजकल मदरबोर्ड में आते ही नहीं है USB 2 पोर्ट। तो मैं एक तो ये करता हूँ, एक्सटेंडर करता हूँ जो इंटरनल हेडर से, जो कि USB 2 का है, उससे PCI ब्रैकेट में 4 ठो पोर्ट दे देगा, ताकि मैं चाहता हूँ यार, अच्छा नहीं लगता कि USB 2 का डिवाइस मैं लगा रहा हूँ 3 पॉइंट जैक में, तो टारगेट वही है। और इसको मेन था कि मैं टफ का GPU भी खरीद रहा हूँ, तो टफ का मदरबोर्ड भी ले लेते हैं, काम करता हूँ। यही है पिन सॉकेट, और ये मैंने फोटो खींचा था लाइव स्ट्रीम करने टाइम। ये फोटो Ryzen 9 7900 है, इसमें काम कर लिए। यहाँ पे बस समझिए क्या इससे कम आप ले सकते हैं, लेकिन जो जो चीज़ मैं खोज रहा था ये बोला कि भैया हम दे देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए दे देते हैं, तो इस पर थोड़ा सा मैंने पैसा पे ब्रेक उतना नहीं लगाया कि इस आपको लगभग 20,000 में इस ग्रेड का मदरबोर्ड मिल जाएगा, लेकिन इस फीचर सेट का नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं GPU का, यानी कि ए दादाजी का। तो ए दादाजी जो है ये है RTX 4070 Ti। अब रहा बात की, ये भी मैंने टफ का ही लिया, और इसका मतलब समझिए टफ बहुत सारा निकाला, पर ये मैं जनरली कंफ्यूज रहता हूँ कि GPU के 4-5 ठो GPU के, जब कोर सेम है सर, कोर सेम है, तो आप डिसाइड करो ना, 2 ठो अगर बनाना भी है तो 2 ठो बनाओ। एक ठो बनाओ जो एनर्जी एफिशिएंट है, एक ठो बनाओ जो पागल जैसा ओवरक्लॉक करता है। 5-6 मॉडल्स हैं, और मतलब दाम में बहुत अंतर है। एक ठो का दाम मैं देख रहा था 88,000 का, दूसरा का दाम है 95,000, तीसरे का दाम है 1,50,000, और सबका कोर सेम है 4070 Ti। बड़ा अजीब है, बहुत ध्यान देके खरीदना पड़ता है। तो ये वाला जिस टाइम मैं ले रहा था, अभी एक ठो सस्ता मॉडल इससे अवेलेबल है, लेकिन जिस टाइम मैं ले रहा था उस टाइम 88,000 में यही आ रहा था। और समझिए मतलब आज से 2-3 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, अवेलेबल ही नहीं था, 1 लाख दिखा रहा था बहुत जगह पे। और इससे सस्ता अगर आप लेना चाहें तो Zotac में आएगा। मेरे को अंदर से अच्छा फील नहीं है Zotac के बारे में, तो मैंने नहीं लिया, लेकिन ये मतलब मुझे फील आया, और बोल रहा था टफ का दोनों दिख रहा है कि टफ का मदरबोर्ड और टफ का GPU है, तो दोनों ले। और मैं Asus का दोनों खरीद चुका हूँ, GPU और मदरबोर्ड, मेरे पास एक्सपीरियंस है और अच्छा उनके साथ सर्विस मिला है। मैं वहाँ बेंगलोर में था, मदरबोर्ड स्वाहा हुआ, जाके लेके वो लोग RMA भी कर दिए थे, तो मेरे पास है एक्सपीरियंस कि मैं Asus पे भरोसा कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने इस पर कूदा। इसको समझिए 88,000 को कन्वर्ट कीजिए तो लगभग $1072 आता है इंडिया में, लेकिन ये नॉन ओवरक्लॉक है। अभी आप देखेंगे तो कम दाम में आपको जो मिल रहा है वो ओवरक्लॉक एडिशन है, मतलब पता नहीं क्यों है, मतलब सेम GPU है लेकिन क्यों, आई डोंट नो, मेरे से मत पूछिए। अब रहा बात की इस GPU में क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें बुरा कह सकते हैं कि VRAM जो है थोड़ा कम है, 12 GB ही है। अब बोलेंगे मैं तो आ रहा हूँ 8 GB से, तो बात है कि आजकल बहुत सारे गेम जो प्ले स्टेशन से पोर्ट किए जा रहे हैं या Xbox से पोर्ट किए जा रहे हैं, वो सब रैम जो है ना अपना समझ के खा रहा है, VRAM। तो बहुत सारे गेम 8 में तो रो देते हैं, भैया नहीं होगा, 8 को ट्रिप करने लगते हैं, तो आपको सेटिंग घटाना पड़ेगा चलाने के लिए गेम को। तो 8 के बाद आप 10 में जाते हो, 10 में भी ओवरफ्लो होने लगता है, तो 12 जो है थोड़ा देर का शांति देगा। एक्चुअली आपको 16 आजकल चाहिए। एनवीडिया इस मामले में बहुत पीछे चल रहा है, और इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि AMD जितना भी GPU बना रहा है सब में बहुत VRAM दे रहा है। क्यों? AMD ही वो कंपनी है जो GPU बनाती है सबका, इसके लिए सोनी के लिए, स्टीम डेक के लिए और Xbox के लिए। तो उनको पता है कि VRAM आने वाले जितने भी गेम्स अभी बन रहे हैं सबको VRAM अपना समझ के चाहिए। तो VRAM 12 GB मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं 8 से कूद रहा हूँ 12 में, और जितने लोग 30 सीरीज लिए आधा से ज़्यादा के पास 10 ही GB है, तो उससे भी बेटर है। लेकिन इसमें दूसरा एक कटौती की है, जो इसका जो बिट है, कितने बिट पे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो 192 बिट है, जो कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी कि 504 Gbps पे चल सकता है, जो कि बहुत नहीं है। क्योंकि आप 30 सीरीज़ का ही देखेंगे उसमें बहुत सारा में ये 256 बिट का बस है, तो वो आराम से 1 गीगाबाइट पे मतलब 1 टेराबाइट पर सेकंड पे ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका कोर जो है ना, पूरा उसका पंख नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी जो है, जो अभी आपके पास है, आप खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं आराम से। 30 सीरीज का ऑलमोस्ट सारा कार्ड को ये धो देता है, सिवाय 3090 Ti को, क्योंकि उसका VRAM 24 है, उसका VRAM बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कोर से ज़्यादा आपको VRAM चाहिए, और VRAM का स्पीड से मायने रखता है। कुछ कुछ गेम्स हैं, लेकिन आप बात कर रहे हो 100 FPS 200 FPS उस तरह का, तो थोड़ा सा 30 टिक पाता है। लेकिन 99% सिनेरियो में कोई भी सीरीज़ का कार्ड ऐसा नहीं है जो 30 सीरीज में है और आराम से उसको आप खरीद लिए और खुश रहिएगा, ये धो ही देगा। तो मैं थोड़ा एक्चुअली हैरान हूँ कि जिस टाइम मैं ये खरीद रहा था 88 का दिख रहा, बहुत लोग 3070 के लिए 90,000 दे रहे हैं। इट्स लाइक भाई क्या फूके हो, अपने पैसे से क्यों एलर्जी है?
तो ये मैंने लिया। और रहा बात की, ये बात सही है, 3090 को भी ये धो देता ऑलमोस्ट गेम्स में। वी रैम जब आप रेंडरिंग कर रहे हो तो उसकी 24 गीगाबाइट का वी रैम थोड़ा फायदेमंद रहता है, लेकिन नॉर्मल गेमिंग में ये धो देगा और ये कम बिजली खाएगा। 30 सीरीज़ का कार्ड जो एनवीडिया ने बनाया था बहुत गंदा बनाया था, यानी कि उसका जो कोर है पागल जैसा सर्ज मारता था, और उसी कारण से जो इतने पावर सप्लाई में इतना हुआ वो उसी कारण से था। 30 सीरीज पागल जैसा सर्ज मारता था, मतलब कि उसका 600 मतलब 400 वाट खा रहा सर्ज मार देगा 2 किलो वाट का। जीपीयू इतना बड़ा बड़ा सर्ज मारता है, इसीलिए सारे पावर सप्लाई ट्रिप मार रहे थे, ओवर करंट को ट्रिप कर दे रहा था। तो इसीलिए समझिए ATX 3.0 पावर सप्लाई के बनाने का बात वही था। 30 सीरीज इतना लोगों का मूड खराब कर दिया, सर्ज मार रहे हैं भाई। मतलब पहले होता था कि भैया इतना है ना, सर्ज होगा तो कोई देखता भी नहीं था, नापते भी नहीं थे लोग सर्ज को, क्योंकि सर्ज होगा भी तो 1-2 मिली सेकंड का होगा। 30 सीरीज इतना खराब था पावर के मामले में कि सर्ज उनका 10-20 मिली सेकंड खींच जाता था, और उतने में तो पावर सप्लाई बोलता था सर हो गया सर हो गया। तो इसीलिए, और यहाँ पे 40 सीरीज में ज़्यादा परफॉर्मेंस उतना इंप्रूव नहीं हुआ 30 से कंपेयर में, लेकिन एनर्जी इफिशिएंसी हुई है। इसका सर्ज अब वापस परसेंटेज पे आ गया। ऐसा नहीं कि भैया हम 400 वाट खा रहे हैं एकाएक हम आपसे 1 किलो वाट खाने लगेंगे, वैसा अब नहीं होता। सर्ज बहुत कंट्रोल हो गया है, तो बिजली ये बहुत कम खाएगा, सर्ज भी बहुत करेगा, यानी कि आप नॉर्मल पावर सप्लाई पे इसे बहुत लंबे सालों तक यूज़ कर पाएंगे। और अपडेट भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप समझिए आज अगर 30 सीरीज लेते हैं आप 2 साल पुराना ले रहे हैं। एनवीडिया हमेशा मतलब 5 साइकिल को सपोर्ट करता है कि हम 5 बार अपडेट देंगे, तो इसका 5 बार मतलब समझ 2 साल आगे ले जाएगा। तो इसीलिए हमको यही खरीदना सेंस बनता है। और AV1 इनकोडिंग है, मैं बोला था लाइव स्ट्रीम में करता हूँ, और ये समझिए यूट्यूब अभी AV1 का इनकोडिंग रिसीव करना शुरू कर रहा है, और इस साल के अंत होते होते तक AV1 का इनकोडिंग और स्ट्रीमिंग सब चालू हो जाएगा। तो ये हार्डवेयर लेवल पर करता है, यानी कि मैं वीडियो गेम खेल भी सकता हूँ, हार्डवेयर लेवल में इनकोड भी कर सकता हूँ, स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, मेरा कंप्यूटर स्लो डाउन नहीं होगा। हार्डवेयर लेवल पर ये चाहिए था, इसीलिए 40 सीरीज मेरे लिए लेना कंपलसरी था, मैं 30 नहीं ले सकता था। तो ये हो गया मेरा बड़ा जीपीयू का हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी का एक्स्ट्रा हुआ का, जैसे कि ये मैंने लिया इसका आप समझ लीजिए सैमसंग 990 प्रो क्यों लिया। बात है सैमसंग का रिसेंटली एक हल्ला हुआ था कि उन्होंने मतलब गलत फर्मवेयर को पैच कर दिया था पब्लिश लिंक में, ताकि वो फर्मवेयर जो था वो नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन निकल गया, और उससे लोगों के SSD फ्राई हो रहे थे, लेकिन सैमसंग ने ठीक किया। और रहा बात सैमसंग का SSD बहुत सालों से टॉप पे चल रहा है, ऐसा क्यों है। बात है सैमसंग पूरी तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो गया, यानी कि नैंड फ्लैश, जिसमें फ्लैश लग रहा है से लेकर कंट्रोलर तक हर चीज़ सैमसंग खुद बनाता है। बाकी बहुत सारे ब्रांड मतलब जैसे कि आप वेस्टर्न डिजिटल कर लीजिए या आप कियोक्सिया कर लीजिए, किसी का भी लीजिए, जब तक आप सर्वर में नहीं जानते सबका अलग अलग होता है कि भैया मैं यहाँ से ये खरीद रहा हूँ, फाइजन का कंट्रोलर खरीद रहा हूँ और सैमसंग का चिप लगा रहा हूँ, या किसी और का खरीद रहा हूँ और किसी और का चिप लगा रहा हूँ, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल उतनी अच्छी नहीं होती है। सैमसंग का ग्रैंड टोटल सर्वर कंपनीज जो इसको सालों से यूज़ कर रही है, जैसे कि आपका बैकब्लेज हो गया और 1-2 और कंपनी की भी बात है, उन्होंने सारे टेस्टिंग की और सालों से नतीजा ये आ रहा है शांति से सैमसंग खरीद लो, दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। एप्पल तक ही सैमसंग को ही देता है, तो ये वन ऑफ दी बेस्ट है। और रहा बात की अब बोलेंगे ये DDR बोल रहा हूँ, यानी कि PCI 4.0 का ही है, 5.0 नहीं है। बात है कि ये समझिए Gen 2 है। 980 प्रो जो उतारा गया था वो समझिए था पहले, और 990 प्रो है पॉलिश्ड है, फाइनल प्रोडक्ट है, एक जनरेशन में आप डायरेक्ट अच्छा नहीं बना सकते हो। तो 990 प्रो जो है PCI 4.0 का वन ऑफ दी बेस्ट SSD है। क्या इससे बेटर SSD है? थोड़ा मोड़ा मामले में इधर उधर करके, लेकिन जैसे आप ब्रूट टेस्टिंग करेंगे, सिंथेटिक वर्कलोड लगा के गंदा ग्राइंड करने लगेंगे, ये सबसे बेटर निकल जाता है। जैसे ही आप ग्राइंड करेंगे बाकी सारा धड़ 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 करके पीछे हटने लगेगा, ये टिका रह जाएगा। इसका दाम भी बहुत है, 16,400 मुझे लग गया, लगभग $200 समझ लीजिए। महंगा था बट वन ऑफ दी बेस्ट, मतलब आने वाले कुछ साल तक मुझे सोचना ही नहीं है ये इसके मामले में। फिर बात करते हैं रैम का। रैम मैंने ये ले लिया कोर्सेयर डोमिनेटर, तो इसकी टाइमिंग्स है 36, 38, 38, 76 और ये 6000 हर्ट्ज तक जाता है। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम मैं ले रहा था उस टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ध्यान भी नहीं दिया, ऑप्शंस भी नहीं थे कि AMD अब नया सिस्टम निकाला, जैसे इंटेल का सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं XMP। ये प्रोफाइल है, ये डायरेक्टली प्रोसेसर से बात करता है और खुद ब खुद क्लॉक को ये करता है, क्योंकि समझिए DDR3 आप बोलते हो, DDR4 बोलते हो, तो उसका एक स्पेक्स है जो JEDEC बनाता है। तो JEDEC बहुत नीचे का स्पेक्स बनाता है, वो बनाता है जैसे DDR आपका समझ लिए DDR3 आई थिंक उसका JEDEC स्पेक में है कि सिर्फ 1200 तक जाएगा, लेकिन उससे बहुत ऊपर तक चले गए लोग, तो उसे ओवरक्लॉकिंग में डालना पड़ता है। तो बात वही था कि ओवरक्लॉकिंग लोग मैनुअली नहीं करना चाहते और वारंटी भी उड़ा देता है। तो बात था कि एक स्टैंडर्ड बनाया गया जो JEDEC स्टैंडर्ड के ऊपर रहे, जो बात वार्तालाप करके हैंडशेक करके डिसाइड कर लें। तो इंटेल XMP बना दिया। AMD भी एक्सपो उतारा है जो इस जनरेशन में उतारा गया, जो
AMD करेगा, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मदरबोर्ड का जो भी आप खरीदें, किसी भी ब्रांड का कहीं पे भी मदरबोर्ड खरीदें, उनका एक लिस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट, QVL। तो मैं देखा कि बेस्ट क्या खरीद सकता हूँ जो स्पेक्स मैच कर रहा है और क्वालिफाइड वेंडर लिस्ट में है, यानी कि जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर वो एक्चुअली इसे खरीद के लगा के टेस्ट कर चुका है। तो यही आया, तो इसी को ले लिया। ये 18,800 का पड़ा है और इसको डॉलर में कन्वर्ट कीजिए $230 इंडिया में पड़ रहा है और इसका 6000 हर्ट्ज तक जाता है। और ये समझना ज़रूरी, AMD को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चाहिए, 6000 से ज़्यादा ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए ये बेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक इसका बायोस अपडेट नहीं किया मदरबोर्ड का, वो सब अब करूँगा धीरे धीरे करके। मैंने सैटरडे को बनाया, संडे को किसी तरह सारे सॉफ्टवेयर लोड किए, मंडे से काम शुरू कर दिया, तो उतना टाइम नहीं मिला कि इसको बैठ के ट्यून करें। तो क्योंकि वही बोल रहा है AMD एक्सपो नहीं है, मैनुअली ट्यून करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। आई थिंक अगर 5200 तक भी मैं इसे क्लॉक कर देता, अभी ये 48 पे चल रहा है, 52 पे भी चलने चला था, वो ऑप्टिमम हो जाता है। क्योंकि जो चिप है, यानी कि जो मेरा प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के अंदर एक है समझ लीजिए IO डाई है, वो डाई का स्पीड से अगर मैं मैच करा देता हूँ बम हो जाएगा। वो टारगेट है रैम के लिए। इससे बेटर मैं अब लेकिन जरूर कहूँगा, अगर आप लोग बनाना चाहें, कोशिश कीजिए अगर AMD का है तो AMD एक्सपो का रैम खरीदने की कोशिश करें। मतलब स्टैम्प है, जैसे इंटेल का स्टैम्प है ना XMP, वैसे AMD का स्टैम्प है। अब रहा बात पावर सप्लाई का, तो इतना तो मैं बम बह गया। यहाँ पे मैं और मेरे भ्राताश्री में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं चाह रहा था कोर्सर का 800 वाट लेने का, और बात है कि कोर्सर दे रहे हैं प्लग, जो 12 वोल्ट का नया नौटंकी आजकल चला है। वही बोल रहा 3000 का सीरीज़ इतना खराब बैंड बजाए सबका कि पूरा नया स्टैंडर्ड ATX 3.0 प्लस नया कनेक्टर दोनों उतारना पड़ गया। तो वो उसमें अडाप्टर से सपोर्ट करते थे। उसका मेन फ़ायदा था कि वो प्लैटिनम था, यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी थोड़ी बेटर होती है। तो ये जो है सिर्फ गोल्ड है, लेकिन ये 3.0 है, यानी कि ये जो मैंने लिया हूँ ये 3.0 है। इफिशिएंसी ये भी कहता काफ़ी अच्छा है। और रहा बात, मुझे पता नहीं कितना इन्होंने ATX 3.0 को फॉलो किया, क्योंकि ATX 3.0 बहुत नया है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ है 12 वोल्ट हाई पावर रेल। ये GPU के लिए डेडिकेटेड लाइन बना दिया गया है, और इसका है कि एक तार एक GPU, और ये 600 वाट तक का लोड ले सकता है। और प्लस चूंकि 30 सीरीज इतना गंदा था कि सर्ज पावर के लिए इनका स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़ा दिया गया है कि भैया सर्ज कुछ सेकंड तक, ऑलमोस्ट 10 से लेके 50 मिली सेकंड तक बर्दाश्त करने लायक होना चाहिए। उसका आप मैनुअल पढ़ सकते हैं, सबको मिल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली है। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये उन्होंने मतलब कूलर मास्टर ने इसमें वो सारा चीज़ दिया है कि नहीं, क्योंकि ये प्रोसेसर बोल रहा हूँ, ये PSU पहले भी अवेलेबल था, और वो समझिए ATX 2.0 पे था, तो उन्होंने डायरेक्ट थोड़ा सा ही दाम बढ़ा के तुरंत 3.0 उतार दिया। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या ये सही का क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं, बट ठीक है। और रहा बात कि मेरा ये पूरा कंप्यूटर ब्लीडिंग एज पे है। ब्लीडिंग एज का मतलब होता है कि इस टाइम पे अभी जितने भी चीज़ आने वाले हैं वो मैं ले चुका हूँ। DDR5 रैम आ गया, PCI 5.0 का मतलब SSD स्लॉट आ गया, PCI 5.0 GPU स्लॉट आ गया, मतलब 12 वोल्ट का जो नया पावर सप्लाई है 12 है, जो देखिए इसका मेन सेलिंग पॉइंट क्या है, PCI 5.0 12 वोल्ट हाई पावर रेल। तो ये रेल भी मेरे पास अवेलेबल है। तो कंप्यूटर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आने वाले 3 से 4 साल तक बोले कि आउटडेटेड, कुछ नहीं। और उम्मीद करते हैं कि AMD अगर AM5 को सपोर्ट करता है, जैसे वो AM4 को किया, और ऐसा होता है कि कल को कोई नया प्रोसेसर आता है जो और एनर्जी एफिशिएंट है, मैं खरीद सकता हूँ, लगा सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ। तो यही 3 चीज़ें। बेसिकली मैंने सिर्फ कैबिनेट छोड़ दिया, कैबिनेट आप डिसाइड करो जो करना है। अनफॉर्चुनेटली कैबिनेट आजकल बिना कांच के मिलता नहीं, और मुझे कांच पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मिलता ही नहीं बिना उसके। तो ये तो थोड़ा लिमिटेशन है, बट ठीक है। मेरा 4-5 हज़ार का तो केस 6,000 का केस पड़ गया, बट यही था ओवरऑल सिस्टम का। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, मैंने कंप्यूटर के कौन कौन कंपोनेंट्स लिए, क्यों क्यों चुना, उसका दाम क्या पड़ा, क्या लॉजिक था उसके पीछे लेने का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।